ओके, हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आदेश एंड वेलकम टू अवतार अकेडमी। अवतार अकेडमी पर आपका सभी का स्वागत है। डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में यूपी टेट के हिंदी के बारे में। ठीक है, यूपी टेट यानी कि जो उत्तर प्रदेश की जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसमें हिंदी का बहुत बड़ा रोल होता है। हिंदी 30 नंबर की आती है, तो हिंदी को हमें कैसे कवर करना है। ठीक है, हिंदी व्याकरण को किस तरीके से हमें कवर करना है कि 30 में 30 हम नंबर को प्राप्त कर सकें। ठीक है, तो वीडियो को अभी से शेयर कर देना अपने साथियों को, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि भाषा है, हिंदी क्या है, एक भाषा है, और हिंदी का जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है? संस्कृत से। ठीक है, अधिकतर भाषाओं का जन्म कहाँ से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। ठीक है, और जब भाषा बोली गई होगी तो शुरुआत में भाषा तो बोलते नहीं थे। जब जैसे आदिमानव काल में था आदमी, तो वो हाव भाव से बात करते थे, ऐसे ऊँ करके। ठीक है, तो हाव भाव होते थे, उनके संकेत होते थे कुछ इस तरीके से, मतलब अमौखिक तरीके से, नॉन वर्बल, मतलब मुंह से कुछ ना बोलें वो। ठीक है, और एक होता है मौखिक, यानी कि वो लिखकर, जब हम लोग भाषा सीख गए, बोलना सीख गए कि किसको क्या बोलते हैं, फिर हम लोगों ने उसको क्या किया, भाषा को हम लोगों ने अपने वर्ड में इंक्लूड करना स्टार्ट किया, लिखने में, लिखने वाली पद्धति में, मतलब कौन से शब्द को हम कैसा बनाएंगे, कैसा लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और बोलना भी स्टार्ट किया। तो मौखिक में क्या आया हमारा? लिखना और बोलना आया। और जो अमौखिक में क्या आया हमारा? कि हम हाव भाव या संकेत में बात कर सकते हैं। किसी से कह देंगे अच्छा ऐसे करते हैं ना, तो वो संकेत है। ठीक है, तो भाषा, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसका टॉपिक हम, भाषा। ठीक है, भाषा संस्कृत के कौन से धातु से मिलकर बनी है? भास धातु से। भास धातु से, राइट, भास धातु से मिलकर बनी है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? भावों को व्यक्त करना, भावों को व्यक्त करना। अब भाव हैं तो मन के भी भाव कुछ रहेंगे, तो मनोभावों को भी व्यक्त करती थी ये। ठीक है, मनोभावों को व्यक्त करना, यानी कि जो आपके मन में भाव चल रहे हैं उनको भी व्यक्त करना, मनोभावों को व्यक्त करना। और एक क्या है? अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम यानी कि अभिव्यक्ति क्या है? भाषा को किस तरीके से हम लोगों ने अपनाया अपनी जीवन शैली में। ठीक है, मौखिक और अमौखिक दोनों तरीके से। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? अभिव्यक्ति का माध्यम। अभिव्यक्ति का माध्यम। और अभिव्यक्ति में मैंने आपको क्या बताया है? भाषा दो प्रकार की हो जाती है। एक तो हो जाती है आपकी मौखिक, मौखिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्बल। और एक हो जाती है अमौखिक, यानी कि नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल। और अमौखिक में हम लोगों ने सबसे पहले जो भाषा का ज्ञान लिया, कैसे लिया? एक्सप्रेशन और हाव भाव। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने क्या किए? संकेत किए। जब मनुष्य क्या था? आदि मानव था, तो वो संकेत करता था। ठीक है, संकेत करता था या एक दूसरे के हाव भाव से समझता था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस, हाव भाव।
एक्सप्रेशन। और जो मौखिक है, हाव भाव के बाद हम लोगों ने क्या किया, भाषा को लिखना भी सीखा, वर्ड में फॉर्मेट किया इसको, और लिखना भी सीखा, लिखने के साथ साथ बोलना भी सीख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे हो गया लिखना, और दूसरा हो गया बोलना, कि किस शब्द को कब बोलना है और किस स्थिति में बोलना है। ठीक है, तो आपका एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको क्वेश्चन एक लिखा देता हूँ, इसी के माध्यम से आप ये नोट डाउन कर लेना। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, अभिव्यक्ति का आरंभिक माध्यम। अभिव्यक्ति में आपको मैंने क्या बताया है, जब मनुष्य शुरुआत में कैसा था, आदिमानव टाइप में था। ठीक है, आदिमानव था, तो वो क्या है, भाषा को बोलना नहीं जानता था। ठीक है, किस तरीके से बोलना है, तो वो क्या होता था, हाव भाव से पहचानता था उसको, हाव भाव करेगा या किसी को संकेत करेगा कि इस तरीके से क्या है। ठीक है, जानवरों को मारते थे तो वो ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे मतलब घेर के मारो जानवर को। ठीक है, तो वो क्या था, एक संकेत था, और हाव भाव प्रकट करते थे, एक्सप्रेशन से वो पता लगा लेते थे कि अगला आदमी क्या कहना चाह रहा है, अगले आदमी की बात में क्या है। ठीक है, क्या बात छुपी हुई है, वो उस हाव भाव से या एक्सप्रेशन से समझ जाते थे। ठीक है, तो जो आरंभिक माध्यम है वो क्या होना चाहिए हमारा, सांकेतिक होना चाहिए या मौखिक होना चाहिए या लिखित होना चाहिए। देखो जब शुरुआत में बोलना ही नहीं जानता था वो सही थे, तो लिख कैसे पाएगा। ठीक है, जब लिख नहीं पाएगा तो मौखिक कैसे हो सकता है, मौखिक भी नहीं आती थी, क्योंकि मौखिक के अंदर ही क्या होता है, बोलना और लिखना दोनों होते हैं। ठीक है, तो मौखिक भी नहीं हो सकता है। लेकिन सांकेतिक, सांकेतिक भाषा यानी कि वो संकेत में या एक्सप्रेशंस में बताता था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, सांकेतिक। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं भाषा की विशेषताएं। तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, देखिए भाषा की विशेषताएं, भाषा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं मुख्यतः। तो पहली विशेषता है कि भाषा अर्जित संपत्ति है। ठीक है, मतलब भाषा स्वयं से ही बनाई गई है हमारे द्वारा। ठीक है, अर्जित संपत्ति है, हम लोगों ने खुद ही अर्जित की है इसको। ठीक है, किसी दूसरे ने नहीं बनाई है। भाषा सामाजिक संपत्ति है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, मतलब कि जब हम समाज में रहेंगे तो भाषा हमारी और स्ट्रांग होगी, जो बोलने की भाषा शैली है वो भी हमारी स्ट्रांग रहेगी, मजबूत रहेगी। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा सामाजिक नहीं होता है, मतलब वो पैदा हुआ उसे कमरे में बंद किया जाए पूरे आजीवन काल तक, तो उसकी जो सामाजिक संपत्ति है यानी कि जो भाषा है सामाजिक वाली, वो उसे पता ही नहीं चलेगी कैसी है, समाज में हमें कैसे उठना चाहिए, किस तरीके से हमें बोलना चाहिए समाज में रहकर। समाज यानी कि छोटों के साथ और बड़े लोगों के साथ। ठीक है, जो अपने से बड़ी उम्र के हैं उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए समाज के प्रति। ठीक है, और जो छोटे बच्चे हैं, छोटे लोग हैं, छोटे ही बच्चे हैं, तो उनके साथ हमें कैसा प्रेम भाव करना चाहिए। अगर हम समाज में रहते हैं तभी तो हमें पता चलता है कि ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, इसके साथ में हमें कैसा व्यवहार करना है। ठीक है, और भाषा परिवर्तनशील है, भाषा कैसी है, परिवर्तनशील है। आज आप देखते होंगे बहुत सी जगह भाषाएं चेंज होती रहती हैं धीरे धीरे करके। कुछ जैसे ही हम लोग हैं हमारे बुंदेलखंड में क्या है, बुंदेली प्योर बोली जाती थी बहुत समय पहले। जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादाजी भी बहुत प्योर बुंदेली बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे भाषा में चेंजमेंट आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत हिंदी आ रही है, इसमें सुधार आ रहा है धीरे धीरे, खड़ी बोली टाइप में नहीं बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद भाषा तो चेंज होती रहती है, भाषा परिवर्तनशील होती है, और भाषा का क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, एक सीमित होता है। जैसे ही आप बुंदेलखंड में हैं तो आप झांसी के वाले क्षेत्र में रहेंगे तो आपको कैसा मिलेगा कि बुंदेली भाषा मिलेगी। ठीक है, अब जैसे ही आप मथुरा और आगरा साइड में निकलेंगे तो आपको वहाँ पे ब्रिज भाषा मिलेगी। जैसे ही आप कानपुर साइड में निकलेंगे तो कानपुरिया भाषा मिलेगी वहाँ पर। और जैसे ही आप क्या बोलते हैं बिहार साइड तरफ निकलेंगे तो वहाँ पर भोजपुरी बोली जाएगी। ऐसे ही तो हरियाणा तरफ निकलेंगे तो हरियाणवी, पंजाब तरफ निकलेंगे तो पंजाबी। ठीक है, बहुत सी भाषाएं हैं, तो एक सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, हमारी भाषा है, जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है,
हम लोग हिंदी बोलते हैं। और तो अगर हम साउथ में चले जाएंगे तो साउथ में क्या है, वहाँ पे मलयालम, कन्नड़, तेलुगु इत्यादि भाषाएं बोलनी जाती हैं। तो वहाँ पर तो अगर हम अपनी भाषा का यूज करेंगे तो बहुत ही कम जो होंगे, जो पढ़े लिखे होंगे, लिटरेट होंगे, वो समझ पाएंगे। लेकिन जो इलिटरेट होंगे, जो मतलब जिन्हें भाषा का ज्ञान तो नहीं रहेगा इस चीज़ का, ठीक है, अनपढ़ बोले जाते हैं उन्हें, अशिक्षित लोग, इलिटरेट का मतलब होता है। तो उन्हें कैसे पता चलेगा हिंदी के बारे में कि ये हिंदी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ठीक है। तो भाषा का एक सीमित क्षेत्र होता है, प्रत्येक भाषा का अपना एक क्षेत्र होता है। ये भी आप लिख लेना, नोट डाउन करके, कि भाषा के कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। कि भाषा अर्जित संपत्ति होती है, मतलब स्वयं से अर्जित की हुई, ठीक है। और भाषा सामाजिक संपत्ति होती है, मतलब हम समाज में रहते हैं तो समाज में हम भाषा का और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अपनी भाषा को, ठीक है, बड़ों के साथ और छोटों के साथ रहकर, कि हमें किस तरीके से अपनी बोलचाल शैली में लाना है, ठीक है। और भाषा परिवर्तनशील होती है, चेंजमेंट होता है, ठीक है, और क्षेत्र में सीमित होती है, ठीक है। हम अपनी बुंदेली को हर जगह नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या पंजाबी जानते हैं हम लोग, तो पंजाबी हर जगह नहीं बोल सकते हैं, या हरियाणवी हर जगह नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा समझ नहीं पाएगा। अगर मलयालम जानते हैं तो मलयालम भी हर जगह नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो आप नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो भाषा है हिंदी भाषा, वो कहाँ से ली गई थी? संस्कृत से ली गई थी, ठीक है। संस्कृत से ही इसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इसको आप उतार लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हिंदी है। हिंदी को ये भी लिखा जाता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे ये भी लिखा जाता है हिंदी को। तो आप लोग गलत मत समझना, दोनों हिंदी सही है, ठीक है। और हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी क्या है? एक भाषा है, और जो कि संस्कृत से इसका जन्म हुआ है, ठीक है। और जो हिंदी शब्द है, हिंदी शब्द है, ये कौन सा शब्द है? ये फारसी शब्द है, ठीक है। ये कौन सा शब्द है? फारसी शब्द है। मतलब जो हिंदी शब्द है वो खुद का भी शब्द नहीं है, किसी दूसरे ने बोला है कि अच्छा ये हिंदी वासी हैं तो ये हिंदी बोलते होंगे, ठीक है। तो फारसी लोगों ने ये कहा था, ठीक है। तो फारसी शब्द क्या है? हिंदी है, ठीक है। और जो कि हिंदी किससे निकली हुई है? संस्कृत से निकली हुई है, ठीक है। अब देखो, संस्कृत से इसकी सन डाल लेते हैं, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व लगाना है आपको, ठीक है, ईसवी नहीं लगाना है। ईसवी मतलब अभी वाली चल रही है, ठीक है, लेकिन ईसा पूर्व बहुत पिछले वाली, इसमें उल्टी गिनती चलती है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, इसमें बताना पड़ेगा आप। देखो, सबसे पहले संस्कृत में कौन सी संस्कृत थी? वैदिक संस्कृत, यानी कि जिसमें वेदों का बोध होता था हमको, ठीक है। वैदिक संस्कृत शुरुआत में क्या थी? वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत हमारे पास क्या थे? वेद थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्या थे हमारे पास? वेद थे, पुराण थे, और उपनिषद थे। उपनिषद, राइट। तो वैदिक संस्कृत में जब शुरुआत में संस्कृत पढ़ी जाती थी, जो ब्राह्मण लोग पढ़ते थे, तो वेदों का उच्चारण करते थे वो, पुराणों का और उपनिषद का उच्चारण करते थे, ठीक है। और उसके बाद एक संस्कृत का दूसरा रूप है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, ठीक है। लौकिक संस्कृत से ही हमारी क्या बनाई गई है? रामायण और महाभारत बनाई गई है, ठीक है। रामायण और
महाभारत। ठीक है, ये प्योर संस्कृत में नहीं लिखी गई हैं, क्योंकि ये वाली जो है वैदिक संस्कृत, ये प्योर संस्कृत है। इसको हर कोई नहीं पढ़ सकता है, वेदों को हर कोई उच्चारण नहीं कर सकता है। प्योर संस्कृत, अभी वाली संस्कृत तो बोलने में जीभ फट जाती है, ऐसे जकड़ जाती है, ठीक है, लेकिन ये वाली संस्कृत तो कैसे बोल पाएंगे। तो पुराने जो ज्ञाता थे, ब्राह्मण वगैरह थे, वही इन वेदों का उच्चारण करते थे, मंत्र उच्चारण करते थे, पुराणों का उच्चारण करते थे और उपनिषद का उच्चारण करते थे। जब हवन यज्ञ वगैरह करना होता था तब वो वेदों का उच्चारण करते थे। इसके बाद लौकिक संस्कृत आई, तो इसमें थोड़ी बहुत चेंजमेंट हुआ। संस्कृत में जब चेंजमेंट हुआ तो लौकिक संस्कृत आई, और लौकिक संस्कृत में ही हमारी रामायण लिखी गई है और महाभारत लिखी गई है, राइट। उसके बाद लौकिक संस्कृत से ही हमारी क्या है, ये भाषा हिंदी निकली गई है, ठीक है। तो कैसे निकाली गई है ये भी देखते हैं हम लोग। सबसे पहले पाली भाषा आई, ठीक है। सबसे पहले पाली भाषा आई, और ये कब आई थी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, ठीक है। और पाली भाषा आपको पता होगा, जो बौद्ध धर्म में जो भाषा लिखी गई है, वो कौन सी भाषा लिखी गई है बौद्ध धर्म में, पाली भाषा, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन कर लेना यहाँ पर, बौद्ध धर्म की भाषा, बौद्ध धर्म की भाषा, ठीक है। जो बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं। अब इसके बाद आती है प्राकृत भाषा, ठीक है। प्राकृत भाषा आती है, ठीक है। प्राकृतिक भाषा इस प्राकृतिक नहीं है, सॉरी, प्राकृत है। तो ये है 1 ईस्वी तक हो गई है। अब 1 ईस्वी के बाद 500 ईस्वी तक बौद्ध धर्म के बाद क्या आया, हमारा जैन धर्म आया। तो जो प्राकृत भाषा है, प्राकृत भाषा जैन धर्म की भाषा है। जैन धर्म के जो हैं लेख लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा से लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जो बुक्स वगैरह लिखी हुई हैं वो कौन सी भाषा में जैन धर्म की लिखी हुई है, प्राकृत भाषा में लिखी हुई हैं। उसके बाद जब भाषा में और चेंजमेंट हुआ तो वो क्या बोली है, अपभ्रंश भाषा, ठीक है। अपभ्रंश यानी कि जब भाषा संस्कृत थी, प्योर थी, उसके बाद में थोड़ी हल्की सी प्योर बची, फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्योर से अनप्योर होने लगी है, ठीक है। तो अपभ्रंश में आ गई है। तो अपभ्रंश में क्या है, 500 ईसा पूर्व ईस्वी से कहाँ तक रहेगी आपकी, ये 1000 तक, ठीक है। 500 बढ़ रहे हैं इसमें, देखो 500 बढ़े, फिर 500 बढ़े, फिर इसमें भी 500 बढ़ेंगे। तो ये 500 के बाद कितना हो जाएगा, 1000 ईस्वी में, सन 1000 तक आ गई थी अपभ्रंश आपकी। तो ये अपभ्रंश भाषा है, ये क्या है, सभी धर्मों की भाषा है, सभी धर्मों की भाषा है, सभी धर्मों की भाषा। इसके बाद में लास्ट में आई अवहट, ठीक है। अवहट भाषा आई और ये 1000 के बाद आई, 1000 ईस्वी के बाद 1300 ईस्वी, ठीक है। और ये अवहट भाषा ही अभी तक चल रही है, ठीक है। अपभ्रंश चल रही है वैसे तो सभी धर्मों में, ठीक है। तो अपभ्रंश का हम लोग प्रकार भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब कुछ क्वेश्चनों को देख लेते हैं इसी से संबंधित। जैसे सबसे पहले तो संस्कृत आई, ठीक है। संस्कृत से हमारी जो भाषा निकली थी हिंदी,
लेकिन संस्कृत में भी कुछ पार्ट हो गए हमारे, जैसे वैदिक संस्कृत है, इसे तो छोड़ ही देना है क्योंकि वैदिक संस्कृत को आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। फिर लौकिक संस्कृत आई, तो लौकिक संस्कृत में रामायण और महाभारत लिखी हुई है। और लौकिक संस्कृत के जो पार्ट हैं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट्ट। तो पाली भाषा में हमारे जो बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो पाली भाषा से संबंधित हैं, और जो जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ लिखे हुए हैं वो प्राकृत भाषा से संबंधित हैं। और जो सभी धर्मों की भाषा है, ठीक है, सभी धर्म में थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, तो वो अपभ्रंश है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भाषा गड़बड़ हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो देखो अब क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना इसी तरीके से। तो देखिए हमारे क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी की जननी क्या है। जननी यानी कि हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है किस भाषा से हुआ है, संस्कृत से हुआ है या पाली भाषा से या प्राकृत से या अपभ्रंश से। तो देखो संस्कृत से हुआ है ये तो हमें पता है, ठीक है, तो संस्कृत तो हम टिक ही लगा देंगे, संस्कृत से हुआ है। लेकिन पाली से किसका हुआ है, पाली तो बौद्ध धर्म में लिखी गई है, बौद्ध ग्रंथों में, ये जैन ग्रंथों में लिखी गई है। और अपभ्रंश है, ये सभी भाषाओं में है, ठीक है, सभी धर्मों में है। तो इसको नहीं मानेंगे, ना इसको मानेंगे, ना इसको मानेंगे, लेकिन ये संस्कृत को मान लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में अगर मान के चलो ये नहीं लिखा होता, संस्कृत नहीं लिखा होता, इसके जगह पे अपभ्रंश लिखा होता, यहाँ पे अपहट्ट लिखा होता, तो अपभ्रंश में हम लोग टिक लगाते, ठीक है। अब देखते हैं हिंदी का विकास आरंभ होता है। हिंदी का विकास आरंभ कब से होता है, तो हिंदी का विकास आरंभ होता है हमारा लगभग 1000 ईस्वी से, ठीक है। 1000 ईस्वी पे कौन था, अपभ्रंश था। यानी कि हमारा पाली भी नहीं हो सकता है, पाली में थोड़ी बहुत शुद्ध संस्कृत थी। उसके बाद जैसे ही प्राकृत आया तो थोड़ी बहुत संस्कृत फिर से शुद्ध हुई, हल्की सी, मतलब हुई नहीं, कम हो गई, ठीक है। इसके बाद बिल्कुल कम हो गई संस्कृत, ठीक है, हिंदी में तब्दील हो गया सारा कुछ। तो लगभग 1000 ईस्वी पर हमारा क्या हुआ, हिंदी का विकास होना आरंभ हो चुका था। हिंदी हमें दिखने लगी थी, अपभ्रंश में हिंदी दिखने लगी थी और अपहट्ट में टोटल हिंदी, ठीक है। तो यहाँ पे आरंभ होना स्टार्ट हो गया था इसका। तो आंसर हम क्या करेंगे, 1000, राइट। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना है, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें आप देख लेना, इंस्टाग्राम पर आप डाल कर देखना अवतार एकेडमी, ठीक है, अवतार एकेडमी ये डालेंगे तो मेरे ही फ़ोटो आएगी, या आगे @ ऐसा कुछ करके लिख लेना, ठीक है, अगर नहीं आता है तो। वैसे इससे अवतार एकेडमी से ही पकड़ जाएगा। और इस वीडियो को शेयर करना है जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहना अवतार एकेडमी के साथ। ओके, थैंक यू।